नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का बजट तैयार हो रहा है। 28 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 1 फरवरी को देश का बजट दुनिया के सामने पेश होगा। लेकिन इस बजट से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक से एक झटके में जहां ट्रंप की टैरिफ गेम की हवा निकल गई, तो वहीं कई मार्केटिंग सेक्टर्स में चीन का एजेंडा भी फेल होता नजर आया। दरअसल भारत की बजट सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले आज भारत और ईयू के बीच में ऐतिहासिक एफटीए हो गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और इस डील को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए एक ऐतिहासिक समझौता बताया। भारत और ईयू दोनों ने ही एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स अब करार दिया है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, भारत और ईयू दोनों ने ही मदर ऑफ ऑल डील्स के बड़े ग्लोबल इंपैक्ट के संकेत दिए हैं। ऐसे में आज बजट राउंड टेबल में हम चर्चा करेंगे कि आखिर मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों है खास और क्यों इसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैसे ये एफटीए 2047 में विकसित भारत के मिशन को पूरी तरीके से साकार करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इससे फायदा क्या हुआ है और क्या कुछ बदल जाएगा। इंडिया और ईयू एफटीए क्यों खास है, ये आपके लिए पहले समझना जरूरी है। दरअसल ईयू के 27 सदस्य देश एफटीए में शामिल हैं। यूरोप में 450 मिलियन से ज्यादा उपभोक्ता हैं। दुनिया की 2 अरब आबादी इससे पूरी तरीके से होगी कवर। ग्लोबल जीडीपी के तकरीबन 25% हिस्से में ये प्रभावी रहेगा और ईयू की करीब $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो मदर ऑफ ऑल डील्स इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ईयू एफटीए के जो सबसे अहम फैक्टर हैं उसमें मुख्य तौर पर 90% से ज्यादा प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म करने का प्लान है। टैक्स पाबंदियां, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। 5 से 10 साल में पूरा समझौता लागू हो जाएगा। जाहिर है इससे दोनों ही देशों को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। हमारे साथ इस समय कुछ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार उनका तारुफ करवाते हुए मनीष गुप्ता, मार्केट एंड ट्रेड एक्सपर्ट हमारे साथ इस समय है। अश्विनी राणा, अर्थशास्त्री हमारे साथ। राजेंद्र यादव, अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के हैं। सबसे पहले मनीष जी, सवाल आपसे है। सबसे बड़ी बात तो कि भारत और ईयू के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आता है और इस समय इस ट्रेड का होना, इस गठबंधन का एक तरीके से होना, वो भारत को और ईयू को किस तरीके से फायदा पहुंचाने जा रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की स्थिति पैदा की, ईयू को लगने लगा कि कहीं अमेरिका हमें निगलने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। और यही प्रयास डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कर रहे थे। उन्होंने झुकाने की कोशिश की, भारत के डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने की पूरी तैयारी की। लेकिन मोदी जी के सख्त रुख के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने बदले में टैरिफ लगाया, बहाना चाहे कुछ और बनाया, और वही काम वो ईयू में कर रही थी। ये तो इन दोनों को जिसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भारत और ईयू, यूरोपियन यूनियन, एक नेचुरल अलायंस पार्टनर बन गए अमेरिका को काउंटर करने के लिए। क्योंकि अमेरिका की कुछ ऐसी यूएसपी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। जैसे डिफेंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका के आगे कोई नहीं टिक सकता। चाइना ने थोड़ा कोशिश की है, जापान ने कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप इस बार समझ गए। देखिए, ट्रंप बहुत मास्टर कार्ड खेल रहे हैं और अपने कंट्री के लिए ठीक कर रहे हैं। जी। वो समझ रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो अगले 20 साल में अमेरिका
टॉप 3 में 1 नहीं रहेगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो किया उसको काउंटर करने के लिए फिलहाल जो है मोदी जी ने और ईयू की टीम ने मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खोला है जो कहीं ना कहीं अमेरिका को बैकफुट पर आने को मजबूर कर देगा। ठीक है, लेकिन अश्विनी सर, क्या वाकई लगता है कि जो बात अभी मनीष जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर लेकर के आएगा? क्योंकि जब भी ईयू कुछ करने की कोशिश करता है, और सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि अमेरिका के पीछे पीछे ईयू चलता था, अब जो कुछ भी वो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, ग्रीनलैंड में जो अब करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईयू अब ये बात समझता है कि संगठित होने की जरूरत है, और सबसे बड़ा ऑप्शन और विकल्प क्या है? भारत है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे में जो भी चीजें वहां से आएंगी, यहाँ पर बिकता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो गणित है वो पूरी तरीके से सक्रिय होता नजर आएगा या फिट बैठता नजर आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इस आज जो ये समझौता हुआ है इसके पीछे में जाएंगे तो ये 2007 से शुरुआत हुई है, मतलब 18 साल लग गए इस एग्रीमेंट को होने में। उसका कारण यही रहा कि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, समझ पा रहे थे लेकिन बाकी जो यूएस का प्रेशर उन पे था या उनकी अपनी सहमति नहीं थी, और भारत की और वहाँ कुछ मुद्दों पे से, लेकिन अब उनको भी लग गया। और भारत ने तो जब जैसे ही टैरिफ शुरू किया था यूएस ने लगाना, तभी से और विकल्प सोचने शुरू कर दिए थे। तो उसी के कारण से ये सभी बातचीत में तेजी आई, और आज इस स्थिति में भारत जो है और यूयू पहुंच गया है, क्योंकि दोनों के लिए जरूरत है, यूयू के लिए भी जरूरत है, भारत के लिए। भारत सर मैं इस आपके सवाल से ही जवाब लेते हुए, अब इसमें जो बहुत मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, वो क्या निकल करके आते हैं? अगर इसे बहुत लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें तो भारत के जो लोग हैं उनको सीधा सीधा फायदा कहाँ मिलेगा? देखिए क्या है कि जो रास्ता यूएस के साथ टैरिफ के कारण रुका हुआ था, हालांकि रुका नहीं है, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट जारी है और बढ़ भी रहा है, वो ही सामान जो है अब इस इतने बड़े ईयू के कंट्रीज में जाएगा। यानी आप ये देखिए सरकार की जो नीति है वो सीधी है कि जो विकसित भारत अगर बनाना है, देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसके लिए अपने को बाजार जो है खोजने पड़ेंगे। कंजम्पशन के लिए हमारी अपने देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ कंजम्पशन से इकोनॉमी को साइज को बड़ा नहीं किया जाता है। इकोनॉमी के साइज को बड़ा करना है तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट के लिए और जो अपॉर्चुनिटीज है वो ढूंढनी पड़ेंगी। तो वो उस दिशा में ये प्रयास है, वो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक निश्चित रूप से है कि इतने बड़े राष्ट्रों से अलग अलग समझौता करने के कारण से अच्छा एक ही ईयू के साथ समझौता होता है। लेकिन किसानों को इससे कितना फायदा होगा? राजेंद्र जी, मैं इस आपका जवाब लूंगी, लेकिन क्या कुछ सस्ता होगा? जरा इसको लेकर के पहले चर्चा कर लेते हैं। यूरोपियन कार जो होगी वो सस्ती हो जाएगी भारत में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते होंगे, यूरोपियन शराब जो है वो सस्ते होंगे क्योंकि जाहिर इस पर टैक्स घट जाएगा। भारत ईयू में जो एफटीए हुआ है वो अलग अलग सेक्टर्स में हुआ है, किन किन सेक्टर्स को लाभ मिलेगा? गारमेंट सैनिक कपड़े वो हो जाएंगे सस्ते, लेदर को फायदा होगा, फुटवेयर जो आप हम पहनते हैं वो सस्ता हो जाएगा, फार्मा में भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और डिफेंस इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। और चूंकि हम लगातार देख भी रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिफेंस डील को लेकर के बड़े सजग रहते हैं, ऐसे में इसमें मजबूती कितनी आएगी ये वक्त बताएगा। इसके साथ ही भारत में बड़े स्तर पर एफडीआई आ सकता है, नई फैक्ट्रियां होंगी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएंगे, तो जाहिर है लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इससे फायदा होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बड़े आराम से, आसानी से किया जा सकेगा। अब एफटीए से ईयू को क्या फायदा मिलने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत की चर्चा तो हम इस समय कर रहे हैं, लेकिन ईयू को क्या फायदा होने जा रहा है? तो भारत के बाजार में पहुंच बढ़ जाएगी ईयू के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको बेनिफिट होगा। डिफेंस सेक्टर में भारत और ईयू के संबंध में मजबूती आने वाली है। राजेंद्र जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, अभी हमने डिस्कस किया कि किसानों को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, कि जैसे कि जैतून का तेल है वो सस्ता हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखते हैं इस डील को तो क्या लगता है 2047 के विजन तक क्या ये पहुंच पा रहा है, और हाल फिलहाल में क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए फ़ायदा क्या है कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से जो है कि पूरा देश जो है एक ट्रंप के द्वारा लगाए हुए टैरिफ के डर के साए में जो जी रहा था, वो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद क्या कहते हैं जो है देश का किसान भी देखता है, और देश को भी लगता है कि भाई हमारे जो रोज़गार है एक देश से बंद होकर दूसरी जगह हमारे जो रास्ते खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ नई आती है, तो जैसे कि अभी हम कह रहे थे इसमें जो फंडिंग आएगी तो कहीं ना कहीं उद्योग लगेंगे तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर वहाँ पर विकसित होगा, और ग्रामीण क्षेत्र को जो है रोजगार मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाती हूँ। मनीष सर, एक बार जैसा कि अभी राजेंद्र जी बता भी रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जिसमें फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल लोगों की नज़र इस समय सर ये बनी हुई है कि जाहिर तौर पे अगर ये डील होता है तो ईयू भी एक तरीके से संदेश अमेरिका को दे रहा है, लेकिन क्या अमेरिका इससे डर जाएगा? क्या आपको लगता है कि नोइंग डोनाल्ड ट्रंप क्या उनको उन पे कोई असर पड़ने वाला है? हो सकता है वो तो सीधा बोल देंगे कि भाई अब तो हम वो भी करेंगे जो आप सोच नहीं सकते, ईयू जो सोच नहीं सकता है। देखिए बिल्कुल सही है, और अमेरिका को पूरा अधिकार है अपने 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 तरीके अपनाने का। देखिए इस समय प्रॉब्लम क्या है, ट्रंप जो है एक खास नीति को फॉलो कर रहे हैं, उसे कहते हैं संरक्षणतावाद की नीति। यानी जो मेरे साथ है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, सपोर्ट करूंगा, जैसे पाकिस्तान को, और जो मेरे साथ नहीं है उसको मैं कॉम्पिटिटर ट्रीट करूंगा। और हिंदुस्तान ने क्या चेंज कर लिया है पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, कि अब हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए। यानी अगर मुझे हवाई जहाज खरीदना है तो मुझे बनाने का मेथड दो, मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, एक बात। दूसरा, मैं आपकी एक्सपर्टाइज लूंगा तो मेरे प्रोफेशनल्स को भी आप लो, चाहे मेरे डॉक्टर्स हो, चाहे मेरी नर्स हो, चाहे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे मेरे इंजीनियर हो, उन सबको आप फ्री एक्सेस दो। यानी आपके लोग अगर मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे लोग आपके जाएंगे। अगर मेरे यहाँ इंटरनेशनल लॉयर्स की फर्म इंडिया में आएगी तो इंडिया की फर्म भी वहां जाएंगी। नतीजा, जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या फर्क आने वाला है, जो लोअर मिडिल क्लास है उसको फायदा तो होगा, उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हैं। अगर वो डेवलप्ड है तो वो जो चीजें बना रहे हैं, चाहे वो वाइन हो, चाहे जूते हो, चाहे कागज हो, वो हर चीज एडवांस है। तो वो एडवांस चीजों को अगर वो महंगे दामों पर इंडिया में बेचेंगे तो इंडिया का हायर जो रिच सेक्टर है, एचएनआई के लोग हैं, वो लोग खरीदेंगे। अगर वो सस्ती चीजें हैं वो इंडिया में पहले ही बन रही हैं, सस्ते फुटवेयर इंडिया में ऑलरेडी बन रहे हैं। तो भारत के एंगल से देखें, अगर आप सस्ती चीजें, 45 करोड़ की जनसंख्या है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की, वहां अगर फेंकते हैं तो वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे कंट्री जो सस्ता माल भेज रहे थे चाइना के अलावा, वहां इंडिया की एक्सेस इनसे बेटर हो जाएगी। क्योंकि हमें अभी 9 से 12% तक तमाम आइटम पे टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स हमारा हो जाएगा 0। बदले में हमारे को वहां से इंपोर्ट मिलेगा। अब जब एक बार रिलेशंस बनते हैं ना, पहले व्यापार होता है फिर दोस्ती होती है। और जो दूसरा फायदा होगा, इंडिया जिस काम में इमर्ज कर रहा है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। जी जी जी। यानी जितने भी गोला बारूद हैं, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट, पुर्जे बनाने हैं, गन हैं, लॉन्चर हैं, ड्रोन हैं और मिसाइलें हैं, अगर ये एक्सपोर्ट करना शुरू होगा तो न केवल रेवेन्यू आएगा, भारत की इंटरनेशनल मार्केट में धमक बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं लगातार इसी बात को लेकर के अभी चर्चा भी कर रही थी, एफटीए का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है और क्या कुछ बदल जाएगा? राजेंद्र जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा क्योंकि बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई थी माइक की। लेकिन हम जिस तरीके से देखते हैं, जब भी भारत में जिक्र होता है जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, यही हमारा मूल भाव भी है। किसानों को कितना बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है अगर मार्केट फैलता है तो किसानों को भी इसमें कहीं ना कहीं इमर्जिंग प्रॉफिट होगा। तो क्या कुछ आप देखते हैं 2047 तक? देखिए, जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है, जैसे कि अब हम लोग इस डील की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से क्या कहते हैं लागू करने में करीब 10-12 साल का क्या कहते हैं जो समय है वो लगेगा। तो इतने समय तक जो है बीच बीच में जो भी इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा उसमें इम्प्लीमेंट होता लगातार होता रहेगा। और सीधी सी बात है कि जब कहीं बाहर से पैसा इस देश के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले जो फायदा होता है वो देश के किसानों को होता है, क्योंकि देश का किसान जो है वो बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा है, बहुत सारी जमीन का कहते हैं मालिक है वो। उसी जमीन पर यहाँ पर जो है विकास होता है। जब वो विकास होता है तो किसान का पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाता है। ये बहुत अच्छी डील है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश पूरा का पूरा देश जो है इस डील के साथ साथ इस डर के साए से निकला हुआ है कि पता नहीं जी ट्रंप क्या चीज इस देश को दे दे, अब के तो बिल्कुल लूट खाएगा, ये करेगा। क्योंकि जैसे ही ये टैरिफ वाला कंसेप्ट आया तो पूरे देश के किसानों ने एक साथ खड़े होकर कहा था, देश की सरकार से कहा था कि ये वो देश है जो अन्नदाता कहलाता है, कृषि प्रधान देश है। और सरकार से भी किसानों ने क्या कहते हैं अपने अपने माध्यम से कहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे टैरिफ का कुछ भी ये लगा ले, हम लोग जो है देश का भरण पोषण करने का काम करते हैं, हम लोग देश का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, आप भी किसी तरीके से दबाव में मत आइएगा। ये देश के किसानों ने क्या कहते हैं बहुत पहले से कह दिया। अश्विनी जी, इसमें डिपेंडेंसी चाइना पर सर कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ईयू के मन में भी ये सवाल रहा है कि सिर्फ डिपेंडिंग ऑन चाइना इज इट ओके फॉर द कंट्री? तो ये जो डील है उसमें डिपेंडेंसी हमारे और ईयू की दोनों की कितनी कम हो जाती है? देखिए कि
अभी क्या है कि चाइना के बाद जो अगर पूरा विश्व एक सप्लाई चेन के रूप में देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है, तो भारत को ही देख रहा है। तो भारत को भी उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी जो सामान चाइना से बाकी विश्व में जाता है वो सामान यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर वहाँ तक जाएगा एज ए सप्लाई चेन, तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ व्यापार करेंगे। और चाइना की समस्या है कि चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, अगर उसका एक्सपोर्ट रुकता है तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर दिक्कत है। लेकिन हमें वो दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो भी होगा एड ऑन होगा। यानी जितना अगर 10% भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं, सर्विस चेन बढ़ाते हैं, तो वो हमारे लिए एड ऑन है, क्योंकि कंजम्पशन की इकोनॉमी ऑलरेडी हमारी है और बाकी देशों के साथ व्यापार ऑलरेडी है। तो जो भी नया हम सप्लाई चेन के रूप में अल्टरनेट ऑफ चाइना शुरू करेंगे वो हमारे लिए एड ऑन होगा। और निश्चित रूप से वो जो देश हैं जिनके साथ हमारा समझौता हो रहा है वो हमसे लेना भी चाहेंगे। कारण क्या है कि ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है और आने वाले टाइम में अगर ये जिस प्रकार से चल रहा है और भारत उसमें सफल हो जाता है लोकल करेंसी के अंदर ये समझौतों को बदलना, तो और भी अच्छा है, ऑटोमेटिकली जो है उसका। लेकिन सर भारत और अमेरिका पर मैं आ रही हूँ सर, भारत और अमेरिका और चाइना के रिलेशन पे क्या इसका असर होगा? देखिए क्या है कि अमेरिका जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है अभी तक, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा सप्लाई चेन है चाइना, तो वहाँ उनके इन्वेस्टमेंट भी चाइना की जो है अमेरिका में ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट आस्ता आस्ता लोग वहाँ से अमेरिका से निकाल रहे हैं। हाँ सर मनीष। देखिए अमेरिका और चाइना का जो आपस का रिलेशन है ऐसा है जैसे साड़ू भाई का होता है ना, दो बहनों के पतियों की तरह। जी जी। एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, वही है। आप अभी बात कर रहे थे करेंसी की जी। देखिए अब जो ईयू के कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, उसमें इंग्लैंड है नहीं, जी जी, यानी पाउंड उसमें से आउट हो जी। गया, अमेरिका है नहीं तो डॉलर आउट हो गया। हाँ, हाँ। अब करेंसी बचती है दो, हाँ, एक बचती है इंडियन करेंसी यानी रुपया, और एक बचती है यूरो। हाँ। यूरो पहले से ही अनस्टेबल रहा है, जब से यूरो का जन्म हुआ है अमेरिका ने यूरो को अच्छे से ग्रो नहीं होने दिया, क्योंकि उसे पता है अगर यूरो ग्रो हो गया तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब डॉलर छाप के और उसके बॉन्ड बेच के पैसे कमा लेता था और अपने ग्रो करता रहता था। अगर वो यूरो बढ़ गया तो समस्या यूरो अमेरिका को होनी थी। तो अब स्थिति ये है कि अगर या तो क्रॉस करेंसी होने लगे अपने अपने कंट्री से अपने अपने करेंसी में एक, और ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है, और या फिर कोई क्रॉस करेंसी का एक्सचेंज बन जाए जिसमें इंडिया अंपायर की भूमिका निभाने लगे। ठीक है, अब इंडिया में डील कर लो, मेरा ऑस्ट्रिया से लेकिन डी डॉलराइजेशन की पूरी लड़ाई यही पॉइंट की तो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये अमेरिका होने कहाँ दे रहा है? अरे अमेरिका देखिए ऐसा है, डॉलर आज सबकी नीड है। हाँ। और यही अमेरिका की कमजोरी भी है। अगर आज सारे कंट्री ये तय कर लें, या इंडिया चाइना रशिया जैसे 10 कंट्री ये तय कर लें कि हम सारे अमेरिकन बॉन्ड बेच देंगे, अमेरिका पहले दिन जमीन घुटनों पर आ जाएगा। फिर कहीं वो नया टैरिफ ना लगा दे। अगर ये डिसीजन, ये तो बहुत पहले से ही डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी, ये पहले भी कहा जा रहा था कि रुपए को मजबूत करो, रादर यूरो को मजबूत करो। तो ऐसे में तो नोइंग डोनाल्ड ट्रंप हो तो फिर कुछ नई चीज लेकर के आ जाएंगे। आप एक बात याद रखिए कि जिसे कहते हैं ना, अगर हद से ज्यादा दर्द दिया तो दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने आज अपने एक स्टाफ की डांट लगा दी बहुत ज्यादा, तो वो कहने लगा ठीक है सर निकाल दो नौकरी से। यानी अब उसका डर खत्म हो गया। वही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का हाल है। एक बार उसने इंडिया पर लगाया, इंडिया ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, वी आर रेडी फॉर दिस, नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। तो वो डर हो गया खत्म। अगर उसने ये यूरोपियन यूनियन को डर दिखाया तो उनका पत्ता खत्म हो जाएगा, अमेरिका के रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक बार उसने ग्रीनलैंड के बारे में बोल के डेनमार्क के साथ पूरे यूरोप को अपना दुश्मन आधा बना लिया, क्योंकि उसने पहले एक बार कहा मैं फोर्स भेजूंगा, फिर वो बैक कर गया, यानी वो डर गया। ठीक है राजेंद्र जी, जल्दी से एक छोटा सा मुझे आप जवाब दे दीजिए, एमएसएमई के सेक्टर पे भारत में कितना असर पड़ेगा, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए भारत पे कोई ऐसा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भारत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत अपने आप में सक्षम है। भारत जो है नहीं फायदा होगा या नहीं? बिल्कुल फायदा होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि फायदा ना होने वाली कोई ऐसी गुरेज है नहीं। क्योंकि हम लोगों का जो भी हमारे साथी बता रहे हैं, डर हम लोगों ने बहुत पहले खत्म कर दिया है। अगर हम लोगों का डर ही खत्म हो गया तो फिर क्या है, क्योंकि देश के किसान
किसानों ने भी कहा है कि बट डर को छोड़ दो, चलिए, डर के लेकिन साए में सबसे बचेंगे बड़ी बात यह है कि ये जो इतना बड़ा डील और ये जिसे अंजाम दिया गया है ईयू और भारत के बीच में हुआ है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक्सपैंड करेगा, सेक्टर्स को बढ़ावा देगा और कहीं ना कहीं फायदा भारत को इसका पुरजोर तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, चर्चा जारी रहे।